मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा से हम फर्स्ट ईयर हिस्ट्री का सेकंड पेपर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसका कालखंड है 1000 से 1707, उसका अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हमने जहांगीर के विषय में और उनके शासनकाल के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। उसी अध्ययन को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम जहांगीर के समय में जो खुसरो का विद्रोह हुआ था उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम जो नूरजहाँ का प्रभाव था जहांगीर के शासनकाल में और नूरजहाँ ने जो शासन किया था उसको हम दो भागों में विभक्त करके देखेंगे और उसका अध्ययन हम करेंगे। तो यहाँ हम शुरू कर रहे हैं अपना अध्ययन खुसरो का विद्रोह, जो कि 1606 में हुआ था। खुसरो का विद्रोह जहांगीर के सम्राट बनने के 5 महीने के पश्चात ही उसके सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने अपने मामा मानसिंह एवं ससुर अजीज़ कोका की सलाह पर विद्रोह कर दिया था बादशाह के विरुद्ध। और इसके अलावा इसी समय हुस्नी बेग तथा लाहौर का दीवान अब्दुल रहीम भी खुसरो के साथ हो गए थे। शहजादा खुसरो ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव से तरन तारण में आशीर्वाद भी ले लिया था और उनसे आर्थिक सहायता भी प्राप्त कर ली थी। इसी के साथ खुसरो ने लाहौर पर आक्रमण कर अधिकार करने का प्रयत्न किया था, किंतु खुसरो को इसमें कोई सैनिक सफलता नहीं मिली थी। माना जाता है कि खुसरो ने बहरावल के मैदान में शाही सेना का मुकाबला किया, किंतु उसमें खुसरो की बुरी तरह से हार हुई और वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ। किंतु चिनाब नदी पार करते समय खुसरो अपने साथियों के सहित पकड़ा गया और उसके अनेक साथियों को इसके बाद मृत्यु दंड दे दिया गया था। खुसरो को कैद कर लिया गया था और उसको बाद में कैद करके अंधा करवा दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि 1620 में शहजादा खुर्रम, जो कि शाहजहाँ था, खुसरो को उसको सौंप दिया गया था। शहजादा खुर्रम ने दक्षिण अभियान के समय 1621 में खुसरो की हत्या करवा दी गई थी। इसी समय जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव पर खुसरो को सहायता देने का आरोप लगाकर उनको भी दंडित किया था। इसी के साथ डॉक्टर बेनी प्रसाद ये कहते हैं कि जहांगीर की जो अर्जुन देव को दंडित देने की व्यवस्था थी वो एक महान गलती थी, जिसका कि विरोध किया गया था। नूरजहाँ, उसका आरंभिक जीवन देख लेते हैं। नूरजहाँ का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। वह ईरानी अमीर मिर्ज़ा गायस बेग की पुत्री थी। उनकी माता का नाम अस्मत बेगम था। मिर्ज़ा गायस बेग नौकरी की तलाश में अपने परिवार के साथ ईरान से भारत आए थे और उनके एक सरदार मलिक मसूद ने मिर्ज़ा गायस बेग को उसकी योग्यता के अनुसार अकबर के यहाँ एक छोटी सी नौकरी दिला दी थी। किंतु कहा जाता है कि मिर्ज़ा गायस बेग अपनी योग्यता के बल पर उन्नति करते हुए 1595 में काबुल के दीवान बना दिए गए थे। जहांगीर के शासनकाल में मिर्ज़ा गायस बेग को एतमाद-उद-दौला का खिताब दिया गया था और उन्हें दीवान भी बना दिया गया था। मेहरुनिसा की परवरिश लगभग मुग़ल हरम में ही होती रही थी। ऐसा माना जाता है कि मेहरुनिसा का विवाह 1594 ईस्वी में अली कुली बेग के साथ कर दिया गया था। अली कुली बेग एक वीर और साहसी व्यक्ति था और वह जहांगीर के शासनकाल में एक सैनिक के रूप में कार्य कर रहा था। ऐसा माना जाता है कि प्रारंभ में अली कुली खां अब्दुल रहीम खाना की सेवा में था। बाद में वह शाही सेवा में ले लिया गया था। 1595 ईस्वी में जहांगीर के साथ मेवाड़ के विरुद्ध अभियान में अली कुली खां को भेजा गया था। इस समय उसने अकेले ही एक शेर को मार गिराया था, जिससे प्रसन्न होकर जहांगीर यानी कि सलीम ने शेर अफगान की उपाधि अली कुली खां को दी थी। शासक बनने के बाद जहांगीर ने उसे बर्दवान का फौजदार भी बना दिया था। आरंभ में जहांगीर के शासनकाल के आरंभ में शेर अफगान
जहांगीर के वफादार रहे, पर धीरे धीरे जहांगीर को उसकी वफादारी पर संदेह होने लगा। अतः जहांगीर ने उसे दरबार में पेश होने के लिए बंगाल के सूबेदार कुतुबुद्दीन को बर्दवान भेजा। कुतुबुद्दीन के संदेश पर शेर अफगान उसके सैनिक शिविर में उपस्थित तो हुआ, किंतु वहाँ शेर अफगान और कुतुबुद्दीन दोनों के मध्य झगड़ा हो गया, जिस झगड़े में ये माना जाता है कि दोनों की ही मृत्यु हो गई। इसके बाद शेर अफगान की विधवा मेहरुनिसा को और उसकी पुत्री लाडली बेगम को मुगल हरम में ले लिया गया तथा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की देखरेख में उनको रख लिया गया था। जहांगीर से नूरजहाँ का विवाह। शेर अफगान की हत्या के पश्चात मेहरुनिसा को जहांगीर ने आगरा बुलवा लिया, जहां उसके पिता और भाई को उच्च पदों पर आसीन कर दिया गया। मेहरुनिसा और उसकी पुत्री लाडली बेगम को अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त कर दिया गया। मेहरुनिसा अनेक वर्षों तक मुगल हरम में रही। मार्च 1611 में नौरोज़ के त्यौहार के अवसर पर मीना बाजार में जहांगीर की नज़र मेहरुनिसा पर पड़ी। उसकी सुंदरता से जहांगीर अत्यंत प्रभावित हुआ और मई 1611 में मेहरुनिसा से उसने विवाह कर लिया। उसके बाद उसे नूर महल और नूरजहाँ यानी कि संसार के प्रकाश की उपाधि से विभूषित किया गया। यह विवाह अत्यंत राजनीतिक महत्व रखता था। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने लिखा कि जहांगीर के विवाह की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना जिसने ध्यान आकृष्ट किया वह नूरजहाँ से विवाह था। अगले 15 वर्षों तक यह महिला साम्राज्य की सबसे अधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली ताकत बनी रही थी जहांगीर के शासनकाल में। राजनीति में नूरजहाँ का प्रवेश। नूरजहाँ से विवाह के समय जहांगीर की आयु लगभग 42 वर्ष थी, अतः उसने प्रशासन की सारी कार्य अवधि बेगम नूरजहाँ के हाथों में सौंप दी थी। जहांगीर प्राय कहा करता था उसने बादशाह बेगम नूरजहाँ को दे दी है और नूरजहाँ ने राज्य की समस्त शक्तियाँ अपने हाथों में ले ली थी। यदि हम नूरजहाँ के प्रभाव को शासनकाल के अंतर्गत देखें तो हमें मालूम चलेगा कि नूरजहाँ ने 2 भागों में विभक्त करके शासनकाल किया। उनका समय रहा 1611 से 1627 तक। इसमें जो पहला काल था 1611 से 1622 तक का था और जो दूसरा काल था वो 1622 से लेकर के 1627 ईस्वी तक माना जाता है। अब हम प्रथम काल का प्रभाव देख लेते हैं जो 1611 से 1622 तक था। सगे संबंधियों पर कृपाएं। नूरजहाँ ने अपने प्रभाव द्वारा अपने सगे संबंधियों को तथा गुट के व्यक्तियों को उच्च पद प्रदान किए। उसने अपने पिता गायस बेग को 7000 जात और 7000 सवार का मनसबदार बना दिया और उसे एतमाद-उद-दौला की उपाधि से विभूषित किया। धीरे धीरे मिर्ज़ा गायस बेग को शाही दीवान अथवा प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण पद भी दिलवा दिया गया था। मलिका ने अपने भाई आसफ खां को एक साधारण मनसबदार से ऊंचा उठाकर 6000 जाट 6000 सवार का मनसबदार बना दिया। उसने शहजादा खुर्रम के सम्मान तथा गौरव को भी बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया, परंतु नूरजहाँ ने अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह शहरयार के साथ कर दिया और अपने दामाद को जहांगीर का उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय किया। इस पर खुर्रम ने विद्रोह कर दिया था। राज्य प्रबंध पर पूर्ण नियंत्रण। नूरजहाँ ने अपना प्रभाव बढ़ाकर शासन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। कर्मचारियों की नियुक्ति, विमुक्ति, पदोन्नति और तब्दीली भी उसी की अनुमति से दी जाती थी। युद्ध संबंधी समस्याओं पर भी उसका परामर्श निर्णायक होने लगा था। संक्षेप में यदि हम माने तो मलिका का इतना अधिक प्रभाव था कि राज्य के अमीर तथा सरदार उसके कृपापात्र बनने का प्रयास करते रहते थे और यहीं से ऐसा लगता है कि मुगल दरबार में गुटबंदी भी उत्पन्न होने लगी थी। प्रभुसत्ता में नूरजहाँ का क्या भाव था या उसका रोल समझने के लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। राज्य की प्रभुसत्ता में नूरजहाँ को एक महत्वपूर्ण भाग प्राप्त हो गया था।
मुस्लिम इतिहास में ये पहला अवसर था जबकि जहांगीर के नाम के साथ मलिका नूरजहां का नाम भी सिक्कों पर अंकित किया जाता था। कभी कभी वह झरोखे में दर्शन भी देती थी और पीड़ित व्यक्तियों की शिकायतों को भी सुना करती थी। शाही फरमानों पर सम्राट के नाम के साथ उसका नाम भी लिखा जाने लगा था। भूमि अनुदान के पत्रों पर उसी का नाम की छाप अंकित की जानी अनिवार्य हो गई थी। शेख अब्दुल वहीद ने लिखा, ये एक इतिहासकार है, मलिका के साम्राज्य में पूर्ण सत्ताधारी होने में यदि किसी बात की कमी थी तो वह यह था कि उसके नाम का खुतबा नहीं पढ़ा गया था। स्वयं जहांगीर कहा करता था कि मैंने अपने साम्राज्य की बागडोर नूरजहां के हाथों में सौंप दी है। नूरजहां के शासनकाल का जो दूसरा भाग था वो अब हम देख लेते हैं, जो कि 1622 से 1627 तक माना जाता है। खुर्रम का विद्रोह। प्रारंभ में नूरजहां ने एक गुट बनाया जिसमें खुर्रम भी शामिल था, परंतु 1622 ईस्वी में इस गुट का पतन हो गया। इस वर्ष मलिका ने अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह शहजादा शहरयार, जो कि जहांगीर का एक पुत्र था, कर दिया था। उसने अपने दामाद शहरयार को जहांगीर का उत्तराधिकारी बनाना चाहा। वह नहीं चाहती थी कि खुर्रम जहांगीर का उत्तराधिकारी बने। अतः नूरजहां ने खुर्रम के विरुद्ध षड्यंत्र रचना यहाँ से आरंभ कर दिया था। उसने सम्राट के कानों में खुर्रम के विरुद्ध उसको जागीरों से वंचित करने का कार्य आरंभ कर दिया था। कंधार पर 1622 में ईरानियों ने अधिकार कर लिया था। उसने खुर्रम को मुगल सेना लेकर कंधार भेजने का आदेश निकलवा दिया था सम्राट जहांगीर से। शहजादा खुर्रम नूरजहां की इस चाल को समझ गया और उसने विद्रोह कर दिया। विद्रोही राजकुमार लगभग 2 वर्षों तक सम्राट के लिए चिंता का विषय बना रहा। अतः अंततः खुर्रम ने सम्राट से क्षमा मांगी, जिसके कारण पिता और पुत्र के बीच 1625 ईस्वी में एक समझौता हुआ। जेएन सरकार ने लिखा कि खुर्रम का विद्रोह न्यायोचित था, क्योंकि मलिका के कुचक्रों ने उसके हितों को असुरक्षित कर दिया था। यद्यपि खुर्रम का विद्रोह दबा दिया गया था, तथापि इससे शाही सम्मान को गहरा आघात पहुंचा था। दूसरा है कंधार का हाथ से निकलना 1622 ईस्वी में। नूरजहां खुर्रम को कंधार भेजने में असफल रही। इस समय खुर्रम ने नूरजहां के व्यवहार से परेशान होकर विद्रोह कर दिया था। इन आंतरिक उलझनों के कारण मुगल सम्राट कंधार के विरुद्ध पग उठाने में असमर्थ रहा। परिणाम स्वरूप ईरानी सम्राट ने कंधार पर अधिकार कर लिया, जिससे साम्राज्य के गौरव तथा सम्मान को भारी ठेस उठानी पड़ी थी। अब इसी में है महाबत खां का विद्रोह 1626 ईस्वी में। महाबत खां विख्यात मुगल सेनापति था। खुर्रम के विद्रोह को दबाने और शहजादा परवेज की मित्रता के कारण उसका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया था। नूरजहां को इस बात का भय था कि महाबत खां और परवेज का गठजोड़ उसके दामाद शहरयार के उत्तराधिकार के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा उपस्थित कर सकता है। अतः नूरजहां ने महाबत खां की शक्ति को क्षीण करने के लिए एक षड्यंत्र रचा। इसके अनुसार महाबत खां को आगरा से दूर बंगाल भेजा गया तथा उस पर गबन का आरोप लगा दिया गया। इतना ही नहीं, उसके दामाद के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। अंत में तंग आकर महाबत खां ने विद्रोह कर दिया। मुगल सेना और महाबत खां के बीच संघर्ष हुआ। झेलम नदी के पार महाबत खां ने सम्राट को बंदी बना लिया। नूरजहां ने सम्राट को मुक्त कराने का प्रयास किया, परंतु महाबत खां ने उसको भी बंदी बना लिया। इस प्रकार कुछ समय के लिए महाबत खां साम्राज्य का पूर्ण स्वामी तो बन गया, लेकिन शीघ्र ही नूरजहां ने ऐसा दाव खेला कि महाबत खां को निराश होकर मेवाड़ की तरफ भागना पड़ा। महाबत खां के विद्रोह के कारण कुछ समय के लिए साम्राज्य में अशांति और अव्यवस्था फैल गई। नूरजहां तथा सम्राट के बंदी हो जाने से शाही सम्मान को गहरी ठेस पहुंची थी। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी का मानना है कि संपूर्ण घटना में मुख्य हाथ आसफ खां का था, जो महाबत खां और परवेज की शक्ति को समाप्त करना चाहता था, जिससे उसके दामाद शाहजहां के गद्दी पर बैठने में कोई बाधा न आए। नूरजहां अपने भाई की इस
कूटनीति को नहीं समझ सकी और मावत खां को खो बैठी। यह माना जा सकता है कि मावत खां के पतन में आसफ खां का हाथ रहा हो, परंतु यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि स्वयं नूरजहां भी मावत खां की शक्ति को समाप्त करना चाहती थी। जहांगीर की मृत्यु। 1620 ईस्वी में जहांगीर का स्वास्थ्य निरंतर खराब होता जा रहा था। वह कश्मीर की यात्राएं कर रहा था और जलवायु परिवर्तन से स्वास्थ्य ठीक होने की संभावना रची जा रही थी, किंतु धीरे धीरे जहांगीर का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हो गया। ऐसा माना जाता है कि कश्मीर से लाहौर जाते समय 1627 ईस्वी में मार्ग में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी शव को लाहौर में ही दफना दिया गया था। इसके उपरांत नूरजहां ने अपने दामाद शहरयार को सम्राट घोषित कर दिया था, परंतु नूरजहां की यह चाल सफल नहीं हो पाई और आसफ खां ने अपने दामाद खुर्रम के साथ मिलकर अंत में शहरयार को बंदी बना लिया और खुर्रम को शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठा दिया गया। अंत में शहरयार को बंदी बना लिया गया, खुर्रम शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठा। नूरजहां को पेंशन देकर राजनीति से रिटायर कर दिया गया। अगले 18 वर्ष तक उन्होंने वैधव्य का जीवन व्यतीत किया और 1645 के आसपास नूरजहां की मृत्यु हो गई। इसी के साथ हमारा ये जो नूरजहां का अध्ययन था यहाँ समाप्त हो गया। आगे हम नूरजहां के शासनकाल के जो गुण और दोष थे उसका अध्ययन करेंगे।